जैन फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो अब मेरे बहुत से पाठक दर्शक बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे और रैदर मुझे ललकार रहे थे कि साहब लखीमपुर खीरी पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, लखीमपुर खीरी पे बोलो, लखीमपुर खीरी पे बोलो। तो मैंने एक भाई को जो है ना जवाब दिया था कि मैंने कहा देखो यार, मैं तो बोल दूंगा, तुमसे सुना नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जरा कड़वी बात बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। तो तब आज फिर अंत में मुझे लगा कि ये कल जो सिंघू बॉर्डर पे जो हत्या हुई है, इसके बाद मुझे लगा कि अब चुप रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और अब लखीमपुर खीरी पे और सिंघू बॉर्डर की हत्या पे और ऐसे ज्वलंत विषयों पे आप कितने दिन चुप रहेंगे। तो आज मुझे बोलना पड़ रहा है। तो तब ये जो लखीमपुर खीरी है ना, ये तराई बेल्ट है, इसको तराई बोलते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ एक मार्शी मतलब दलदली क्षेत्र, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी और बहुत घने जंगल थे, तो ये पूरा इलाका हुआ करता था 1930 40 50 60 70 तक के दशक तक। और ये जो जो तराई है ना, ये पहले तो पूरा यूपी और उत्तराखंड एक था। तो ये बिजनौर से शुरू हो जाता है इलाका, और ये बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर होते हुए ये बरेली और ये आपका शाहजहाँपुर, उसके बगल में है ना पीलीभीत, लखीमपुर, ये होता हुआ। और ये पूरी जो तराई की बेल्ट है, ये बहुत लंबी बेल्ट है, और ये फिर आगे गोंडा, बहराइच होते हुए, गोरखपुर होते हुए वो चंपारण, बिहार तक निकल जाती है। तो ये एक पूरी पट्टी है जिसको तराई बेल्ट बोलते हैं। और ये वर्तमान में जो नेपाल है, कुछ पोर्शन उसका नेपाल में भी पड़ता है और कुछ इंडिया में पड़ता है, और राइट फ्रॉम बिजनौर अप टू चंपारण। तो तब ये है तराई। तो पुराने ज़माने में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ जंगल होता था। तो 1940 या उससे भी पहले पंजाब, और स्पेशली जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो ऐसा बताया जाता है कि प्रथम सेटलर्स जो पहले जो माइग्रेशन हुआ, तो सबसे पहले ये भारत के विभाजन के बाद पेशावर इत्यादि क्षेत्रों से, वहाँ से सिख किसान तराई में आके उन्होंने बसना शुरू किया। उसके बाद चूंकि ये पूरा जंगली इलाका था और यहाँ पे खेती नहीं होती थी, तो यहाँ पे थारू और बुक्सा नामक दो जनजातियाँ रहती थीं पुराने समय में। तो कुछ कृषि वो करते थे थोड़ी बहुत, और वो चूँकि ट्राइबल्स थे तो उनकी एग्रीकल्चर पे उनका जो है वो वन्य जीवन जो है उनका होता है। तो वो उनकी जो एग्रीकल्चर है वो फॉरेस्ट बेस्ड होती है। तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद बहुत से पंजाब के किसानों को, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों को, पॉलिटिकल जो विक्टिम्स थे ब्रिटिश पीरियड में उनको, और आर्मी के जवानों को, 65 और 71 की लड़ाई में जो लोग लड़े उनको, उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हमारे भारतीय सैनिक युद्ध में लड़े थे, उनके परिवारों को, ऐसे बहुत से लोगों को यहाँ बसाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यहाँ पे लोगों को ज़मीनें देना शुरू किया। और उस चक्कर में बहुत से पंजाबी किसान जो है यहाँ आके 40 50 60 70 के दशक में बसना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये पूरा का पूरा जंगली इलाका था, मार्श जैसे वो दलदली क्षेत्र था। और ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के किसानों ने यहाँ आके हाड़ तोड़ मेहनत की, और इस पूरे इलाके को आज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव लैंड्स इन इंडिया, जिसका कि एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है आज पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा है लखीमपुर खीरी ज़िले की। और लखीमपुर खीरी जो ज़िला है, ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, जिसकी 40 लाख पॉपुलेशन है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिख किसानों ने यहाँ आके हाड़ तोड़ मेहनत की और इस इलाके को कृषि के लायक बनाया। पर इसके साथ साथ फिर और बहुत सारी समस्याएं भी समय के साथ आती रहीं। और ये जो थारू और बुक्सा जनजाति के जो लोग थे ना, ये थे, इनका तो कोई ज़मीन से जो वो जंगल तक ही सीमित थे ये।
तो ये 50, 60 और 70 के दशक में पंजाबी के ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पंजाबी किसानों ने औने पौने दामों में इन थारू और बुक्सा थारू बुक्सा ये जो दो जनजातियां थीं, इनसे औने पौने दामों में कई बार तो डरा धमका के और कई बार तो यहाँ तक कि किलिंग्स तक भी हुई हैं, जो कि पूरी दर्ज है, दस्तावेज हैं इसके। और बहुत सारी जनजातीय ज़मीन जो है वो इन्होंने कब्जा कर ली, हड़प ली, खरीद ली। और अभी आप इंडिया टुडे पे ना एक पुराना आर्टिकल है जो कि शेखर गुप्ता ने लिखा है, 10, 12, 15 साल पुराना है, और मैं उसका लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने अभी शाम को पढ़ा है। तो वो बताते हैं कि एक बोतल दारू पे 1 एकड़ ज़मीन ले ली जाती थी, दारू पिला के, इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स से। तो तब एक जमाने में 2,15,000, 2.5 लाख एकड़ जमीन इन ट्राइबल्स के पास होती थी। आज सिर्फ 15,000 एकड़ है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड बता रहा है कि थारू और बुक्सा जनजातीय लोगों के पास 1950, 60 और 70 के दशक तक 2.5 लाख एकड़ जमीन होती थी, और आज थारू और बुक्सा के पास मात्र 15,000 एकड़ जमीन है तराई क्षेत्र में। ये गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता है साहब। तो साहब 1900, आपको याद होगा 1950 में, 50-54 में जमींदारी उन्मूलन हुआ और एक नियम बनाया गया कि किसी के पास भी 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी किसी जमींदार के पास। पर इसके बावजूद उसका जम के उल्लंघन हुआ और यहाँ के स्थानीय लैंडलॉर्ड्स ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें सारे पंजाबी या सिखी थे, सारे लैंडलॉर्ड्स ने हजारों एकड़ जमीनें बनाई। फिर साहब थोड़ा सा अनरेस्ट हुआ और सरकार को लगा कि ये तो ट्राइबल्स के साथ अत्याचार हो गया। तो साहब 1981 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है एक लैंड रिफॉर्म बिल लेके आई। तो साहब 1981 में आपको याद हो तो कौन था साहब देश का प्रधानमंत्री? इंदिरा जी थी। 1980 में चुनाव जीत के आई थी। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे साहब? जनाब राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। तो साहब 1981 में वो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया और उसमें ये हुआ कि किसी के पास भी 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, और थारू और बुक्सा जनजातीय लोगों से आप जमीन नहीं खरीद सकते। कोई ट्राइबल जो है एक नॉन ट्राइबल को जमीन नहीं बेच सकता। यदि पूर्व में किसी ने खरीद ली है तो उसका म्यूटेशन नहीं होगा, और म्यूटेशन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। साहब ये कानून आपकी प्यारी इंदिरा जी ने बनाया था और वीपी सिंह ने बनाया था साहब 1981 में। उस वक्त कोई मोदी नहीं बैठा था देश में, या अटल बिहारी नहीं थे, या कोई संघी या भाजपाई नहीं था। ये इंदिरा जी की देन है। पर आपको याद होगा कि 80s में वहां पे पंजाब में बहुत जबरदस्त खालिस्तानी टेररिज्म शुरू हो गया था। तो उस कानून को इम्प्लीमेंट करने से इंदिरा जी डर गई और उन्होंने वीपी सिंह को मना कर दिया कि भैया इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन रोक दो, माहौल पंजाब में बहुत ख़राब है। तो अगर हम सिख किसानों से अगर उनकी अवैध, उनके द्वारा हड़पी गई ज़मीनें, थारू बुक्सा लोगों की हड़पी गई ज़मीनें, या जो फॉरेस्ट लैंड्स, जो गवर्नमेंट लैंड्स उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखी, अगर अब इनको छुड़ाएंगे तो पंजाब का माहौल ख़राब होगा। तो सब 1981 में वो मुहिम स्थगित कर दी गई। पर कानून तो था, और तब से लेकर आज तक जो भी जनजातीय लैंड खरीदी गई हैं उनका आज तक म्यूटेशन खारिज दाखिल नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है वो उस कानून की वजह से रद्द हो गया। तो सब आज की तारीख में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जो है उस पे तलवार लटकी हुई है उस 1981 के कानून की वजह से। तो साहब उसके बाद 1981 वाले कानून की वजह से, वीपी सिंह वाले से,
तो 91 में क्या हुआ साहब, इधर अटल जी की सरकार आ गई, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए। तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि कार्रवाई चालू करो, वो 81 वाला एक्ट लागू करो और सारी जमीनें जो थारू बुक्सा लोगों की है उनको वापस रिस्टोर करो और वन विभाग की सारी जमीन जो है वापस अपने कब्जे में लो। पर उस वक्त क्या था कि अटल जी की सरकार थी तब और अकालियों के सपोर्ट से चल रही थी। तो बादल साहब अटल जी के पास गए कि प्लीज इसको रुकवाइए। और अटल जी की सरकार आपको मालूम है वो बैसाखियों पे चलने वाली सरकार थी और कुछ ज़्यादा गहरा याराना भी था बादल साहब के साथ। तो अटल जी ने क्या किया साहब, 1991 में ये कार्रवाई फिर रुकवा दी कल्याण सिंह जी से। अच्छा, कल्याण सिंह जी उन दिनों तराई 91 में अभी टेररिज्म बाकी था, पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। खालिस्तानी टेररिज्म जो है ना 80 वाला, वो 94 में आके पूरी तरह खत्म हुआ। 92 तक तो ठीक ठाक था। तो कल्याण सिंह जी वैसे भी कुछ खार खाए हुए थे, पर वो अटल जी ने वो कार्रवाई रुकवा दी। उसके बाद सब फिर ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव और मायावती और इन सब का दौर चलता रहा। तब 2017 में फिर योगी बाबा आ गए। अब योगी बाबा का तो आपको मालूम है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि योगी जी से जब पूछा जाता है कि बाबा आपकी फेवरेट कार कौन सी है, तो वो कहते हैं साहब अपने को तो जेसीबी पसंद है। कहता था हम तो साहब एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं यूपी में, पर उन पर चलेंगे जेसीबी और बुलडोजर पे चढ़ के। तो बाबा तो साहब जेसीबी और बुलडोजर पे सवार हैं और उसी बुलडोजर पे चढ़ के ही बाबा जो है ना चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। तो बाबा ने आते ही 2017 में एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बना दी साहब और एक पोर्टल बना दिया कि किसी भी आम आदमी, कोई भी गरीब गुरबा की जमीन पर अगर आपने किसी लैंड माफिया ने, किसी गुंडे बदमाश ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो उस पोर्टल पे एक सिंपल 4 लाइन की एप्लीकेशन डाल दीजिए, बाकी बाबा खुद देख लेंगे। और तब योगी जी ने अभियान चला के पूरे उत्तर प्रदेश से लैंड माफिया के कब्जे से जमीनें, चाहे वो आम पब्लिक की जमीनें हो, चाहे वो सरकारी जमीनें हो, चाहे वन विभाग की जमीनें हो, वो छुड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसमें क्या हुआ, अब तक ऐसा बताया गया है साहब कि 1,54,000 एकड़ जमीन, 1,54,000 एकड़ जमीन तो वो है कि जो कि कब्जे से छुड़ाई जा चुकी है, जिसपे ओरिजिनल भूमिधारी या उत्तर प्रदेश सरकार कब्जा हासिल कर चुकी है लैंड माफिया से। बाकी लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन पे प्रक्रिया जारी है। उनको नोटिस जारी कर दिए गए, कुछ ने कोर्ट से स्टे ले रखा है, पर वो 1 साल 2 साल 3 साल में वो सब वेकेट हो जाएगा स्टे। तो सब ये 4 लाख एकड़ जमीन को छुड़ाने का संकल्प ले रखा है योगी जी ने। और ये इसी क्रम में ये जो अतीक और मुख्तार अंसारी के ऊपर ये जितना बुलडोजर फिरा है ना, ये इसी मुहिम का ये पार्ट है। तो साहब वो मुहिम चलते चलते लखीमपुर खीरी भी आएगी, और क्यों नहीं आएगी साहब। तो उन्होंने कहा कि साहब कोई भी जनजातीय व्यक्ति अगर उसके बाप दादा से 1 बोतल दारू लेके किसी लैंडलॉर्ड ने अगर आपकी जमीन आज से 50 साल पहले भी ले ली थी, तो वो बाबा जी आपको वापस रिस्टोर कराएंगे। वो अगर आपने किसी जनजातीय व्यक्ति से रजिस्ट्री करा ली है तो वो इलीगल है, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। यदि खारिज दाखिल करा लिया है तो वो भी कैंसिल होगा। सब 16,000 बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को ये नोटिस अकेले लखीमपुर खीरी जिले में सर्व हो चुका है। उसमें अपने बादल साहब भी हैं। इनका भी वैसा बताया जाता है कि 1,000 एकड़ का फार्म हाउस है। इसके अलावा एक कोई पुराने हमारे एयरफोर्स चीफ हैं, उनका भी एक फार्म हाउस है।
उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे, उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि वो सिर्फ सिख ही हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान, जो भी है, जो भी लैंड माफिया है, जिसने भी इलीगल तरीके से तराई में जमीन हासिल की है, उसकी जमीन, वो जमीन इलीगल है, उसको वापस उसके पुराने मालिक को रिस्टोर किया जाएगा। ये कानून 1981 में इंदिरा जी और उनके चहेते राजा मांडा वीपी सिंह बना गए थे। उस कानून को योगी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सब पुराने जमाने में तो बादल साहब बचा लिया करते थे, है ना, अब आज कोई बचाने वाला नहीं है। तो सब मैंने जैसा कि बताया 16,000 बड़े लैंड माफियाज और लैंडलॉर्ड्स को नोटिस सर्व हो चुका है अकेले लखीमपुर खीरी जिले में। अब ये है असली दर्द। लखीमपुर का जो असली दर्द है ना, वो ये है। अच्छा, ऐसे में ये किसान एक्सपेक्ट करते थे कि वो जो टेणी है ना, राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, वो इनकी मदद करेगा। टेणी ने कहा था वो बाबा जी किसी की सुनते नहीं और हम केंद्र में मंत्री हैं, हमारा राज्य सरकार में कोई दखल नहीं है, वो बाबा जी जाने, उनका काम जाने, मैं आपके इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इस मामले पे स्थानीय बड़े लैंडलॉर्ड्स की अजय मिश्रा टेणी से खिंच गई। इन्होंने उनसे सींग फंसा लिए। उसने कहा कि भैया ये गुंडागर्दी मत करो, नहीं तो ये गवर्नमेंट है, अच्छे अच्छों को 2 मिनट में ठीक कर देती है। तो भैया बात यह है कि गवर्नमेंट अच्छे अच्छों को 2 मिनट में ठीक कर देती है, तो गलत चीज को ठीक करना तो तब ये तो गवर्नमेंट बिठाई ले जाती है। तो तब इस बयान का विरोध करने के लिए वो सब बवाल हुआ सड़कों पे। उसमें आप उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, वो जांच का विषय, हम उस पर बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं। उसके बारे में 1000 वीडियोस मार्केट में चल रहे हैं, आप वो उठा के देख लेना। तो साहब, लैंड माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, जो जेसीबी और बुलडोजर दौड़ रहे हैं ना, और जो अवैध कब्जे वाली जमीनों से जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस लखीमपुर खीरी में और पूरे तराई बेल्ट में तोड़े गए हैं ना, ये उनका दर्द है जो अब सड़कों पे बिलबिला रहे हैं। ये तो सब ये सो कॉल्ड किसान जो वहां आंदोलन कर रहे हैं ना, और जो अराजकता सड़कों पे फैलाई जा रही है, जो अराजक आंदोलन हो रहा है, और वो अराजकता वो सिंगू बॉर्डर पे परसों आपने देख ली, इसका मूल कारण ये है। उसमें भी एक और पेंच है। मोदी जी ने अब नया कानून बना दिया, नंबर 1, कि यदि आपको एमएसपी पे अपनी फसल बेचनी है किसान को, तो पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, किसी आढ़तिये के खाते में नहीं जाएगा। पहला नियम। तो पंजाब में तो ये बोलो सब किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे यार, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाने से किसान बर्बाद होगा कि आढ़तिया बर्बाद होगा? खैर, उन्होंने बहुत नानुकुर की, गवर्नमेंट ने कह दिया नो मीन्स नो। तो पिछली गेहूं की फसल पंजाब में जो है खरीदी गई, तो उसका खरीद का जो पैसा था वो सीधा किसान के उसमें गया। पर इसमें एक पेंच है साहब। पेंच ये है कि अगली फसल में सरकार ने मांग लिया कि हर किसान को बोलो कि अपनी लैंड का रिकॉर्ड सबमिट करे कि जर्नैल सिंह के पास कितनी जमीन है। तो अब जर्नैल सिंह के पास 6 एकड़ जमीन है। तो सरकार जो कहती है भाई 6 एकड़ में कितना चोना होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स केजीज होता है, भाई 6 एकड़ में 600 क्विंटल होता है, मान लो, एग्जैक्टली नहीं, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो अब 6 एकड़ में 600 क्विंटल होता है। अब जर्नैल सिंह 1200 क्विंटल नहीं बेच सकता चोना। पहले ये क्या करते थे, जर्नैल सिंह के नाम पे आड़तिए बिहार से 1200 रुपए किलो की कनक अपना जीरी खरीदते थे, और जर्नैल सिंह के नाम पे भेज देते कि हमने जी जर्नैल सिंह से 1200 क्विंटल धान लिया, जबकि
जर्नैल सिंह की तो औकात ही 600 क्विंटल की है, क्योंकि उसके पास 6 किले ज़मीन है। तो मोदी जी ने कह दिया कि नहीं, हर किसान के पास कितनी ज़मीन है इसका रिकॉर्ड। तो वो साहब कांग्रेस सरकार जो थी अमरिंदर सिंह जी की बहुत चीखी चिल्लाई, नहीं नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गेहूं की फसल में इन्होंने माफ़ कर दिया था। इस बार धान की फसल में बोले नहीं, जब तक हर किसान का लैंड रिकॉर्ड जमा नहीं होगा हम आपकी फसल एमएसपी पे या कैसे भी नहीं खरीदे। एमएसपी पे जो सरकारी खरीदे वो नहीं करेंगे, प्राइवेट में जिसको बेचना है बेचो। अब यही सेम कानून लखीमपुर खीरी और तराई में भी तो लागू है ना। अब नियम ये कहता है कि जर्नैल सिंह के पास 12.5 किले से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, 12.5 एकड़। अब करनैल सिंह के पास है 1000 किले। अब करनैल सिंह जो जर्नैल सिंह 1000 किले में जो धान उगाता है उसको कहां बेचेगा? अच्छा, वो बेमानी संपत्तियां हैं, किसी अपने नौकर के नाम पे ले रखी हैं, कोई किसी के नाम पे ले रखी हैं, कोई किसी के नाम पे एकदम बेनामी फर्जी रजिस्ट्रियां करा रखी हैं। तो जिसके नाम रजिस्ट्री है उसके नाम बैंक खाता खुलेगा। अब ले आओ साहब, जिसके नाम आपने बेनामी जमीन ली थी ना उसको लेके आओ सामने, उसके नाम खाता खुलेगा, उसके खाते में पैसे जाएंगे। अब किसान आंदोलन क्यों नहीं होगा कि मोदी जी ने सैकड़ों सालों से ये जो गड़बड़ घोटाले चले आ रहे थे खेती किसानी के नाम पे, जब ये बंद करवा दिए तो साहब किसान आंदोलन क्यों नहीं होगा? अब तो साहब कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आप रख नहीं सकते, हर किसान को अपनी फर्द जमा करानी होगी। जितनी फर्द होगी, जितना लैंड होगा उसके हिसाब से हम आपकी फसल खरीद लेंगे। तो अब किसान आंदोलन क्यों नहीं होगा? आई समझ में? तो साहब ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना, इन रिफॉर्म्स की वजह से जो असली किसान है उसको तो होगा फायदा। और ये 1000 2 हजार एकड़ वाले जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं ना, जो एक बोतल दारू पिला कर जिन्होंने हजारों एकड़ जमीनें बनाई हैं, उनको होगा नुकसान। तो साहब ये सो कॉल्ड जो किसान आंदोलन है ना, और ये जो अराजकता सड़कों पे फैलाई जा रही है, ये सब वो उनके द्वारा फैलाई जा रही है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो बेचारा असली किसान है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस कानून से। वो कहते हैं ना कि जमीनें अडानी ले जाएगा। नहीं नहीं साहब, अडानी के पास, अडानी को आपकी जमीन की जरूरत नहीं है। जो आपने एक बोतल दारू में ना वो थारू बुक्सा की जनजातीय गरीब लोगों की जो जमीनें कब्जा करी थी ना एक बोतल दारू पिला के, वो जमीन उनको रिस्टोर हो जाएगी, अडानी नहीं ले जाएगा जमीन। तो एक गरीब आदमी जिसकी जमीनें इन लैंडलॉर्ड्स ने हड़प ली थी, वो जमीनें उनको वापस रिस्टोर कराएगा ये कानून। तो सब ये है सारे दावपेच, और इन्हीं दावपेच की वजह से इस सड़कों पे पिछले 1.5 साल से अराजकता फैलाई जा रही है। आई समझ में? तो दीज आर द फैक्ट्स। अगर आपको मेरी किसी बात पे शंका है तो ये सारी की सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे जिम्मेदार अखबारों ने लिखा है, इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स ने लिखा है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे आर्टिकल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा और वो तमाम फैक्ट्स चेक करिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझसे बहस कीजिएगा। जिसको गाली दे दिए देगा, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप गाली दीजिए, पर फैक्ट्स पे दीजिए। जो बातें मैंने कही हैं अगर ये झूठी हैं तब दीजिए। तो साहब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से किसी नए टॉपिक से मिलते हैं। थैंक यू।